तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी खबर ये है कि शीना बोरा मर्डर केस से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। ये वो केस था जिसमें रिश्तों को अजीब तरीके से उलझा दिया था। कौन किसकी बेटी, किसका भाई, कौन किसका साला, कौन किसका, मतलब कौन किसका क्या। तो इस सिलसिले में शीना बोरा की माँ, जिसे पहले बहन कहा गया, इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। पीटर मुखर्जी, एक मीडिया टाइकून, वो भी गिरफ्तार, लेकिन इस वक्त सभी जमानत पर बाहर हैं। और इंद्राणी मुखर्जी इसी जगह जहां मैं बैठा हूं वो आई, और उनके साथ जितने भी मेरे मन में सवाल थे इस केस को लेकर, शीना बोरा मर्डर केस में, वो सारे पूछ डाले। तो इंद्राणी मुखर्जी की जुबानी ये पूरी कहानी, बल्कि ये पूरा इंटरव्यू आप मंडे रात 9 बजे कहानी में सुन सकते हैं। इसमें शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जो मैंने ना छोड़ा हो। हर सवाल जो खुद इसको कवर करते हुए, चूंकि मैं लगभग 15-20 दिन मुंबई में रहा था इसकी रिपोर्टिंग करते वक्त, तो सारे सवाल उस वक्त जो कौन रहे थे, जिसके कई जवाब नहीं थे, वो मैंने सब कुछ पूछा। और ये इंटरव्यू मंडे यानी कि 4 मार्च की रात 9 बजे आप क्राइम तक पर सुन सकते हैं। तो ये थी ज़रूरी खबर। आज की कहानी साउथ की एक मशहूर अदाकारा, एक मशहूर हीरोइन, जिन्होंने मोहनलाल जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम किया। मैं खुद पर्सनली मोहनलाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और अब चूँकि OTT पे तमाम साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में डब होकर आती हैं, तो उससे ज़्यादा और मुझे उन्हें समझने का मौका मिला। क्या एक्टिंग का रेंज है उनका। दृश्यम तो आप सभी ने देखी होगी, अगर हिंदी में देखी है तो डब किया हुआ मोहनलाल का आप वो भी देखिए हिंदी में, फिर आपको फ़र्क पता चलेगा। तो कहानी एक हीरोइन की है जो उस दौर में अचानक कुछ ही साल में बहुत सुर्खियों में आई। एक साल में 12-12, 14-14 फिल्में, देखते ही देखते नाम मिला, शोहरत मिली, दौलत मिली, लेकिन एक गलत फैसले ने, एक लापरवाही ने कैसे न सिर्फ करियर बल्कि ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये आज की कहानी है। कहानी है रानी पद्मिनी की, 80 के दशक की। रानी पद्मिनी, इनकी माँ थी इंद्राणी कुमारी, बल्कि इंदिरा कुमारी। इंदिरा कुमारी खुद चाहती थी कि वो हीरोइन बने, एक्ट्रेस बने, लेकिन मौका मिला नहीं। घर वालों ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने नहीं दिया। उनकी कम वक्त में शादी हो गई और फिर उनकी बेटी रानी पद्मिनी पैदा हुई। जैसी रानी पैदा हुई तो इंदिरा कुमारी ने फिर अपने सपनों को अपनी बेटी के ज़रिए पूरा करने की ठान ली। उन्होंने तय किया कि वो रानी पद्मिनी को हीरोइन बनाएंगे। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही उनके पति यानी कि रानी पद्मिनी के पिता की मौत हो गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। ठीक ठाक परिवार से थी। जब रानी पद्मिनी बड़ी होने लगी तो फिर उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच कर चेन्नई से मुंबई का रुख किया कि हिंदी फिल्मों में अपनी बेटी को हीरोइन बनाएंगे। लेकिन वहाँ काफ़ी धक्के खाए, कई स्टूडियोज़ के चक्कर काटे, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मेरे काम बना नहीं। तो फिर वो वापस चेन्नई लौट आती हैं। चेन्नई आने के बाद अब वो फिर से साउथ की फिल्मों में अपनी बेटी के लिए कोशिश करना शुरू कर देती हैं। जब वो चेन्नई आती हैं तो चेन्नई में एक अन्ना नगर वेस्ट, उसके 18 एवेन्यू रोड के पास एक लग्जरी बंगला वो रेंट पर लेती हैं और उसमें ये माँ बेटी रहती हैं। अब कोशिश जारी थी, धीरे धीरे कुछ छोटे मोटे रोल मिले, वो रोल चलता रहा। लेकिन फिर अचानक जो रानी पद्मिनी है उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हो गए। छोटे छोटे रोल में भी उन्होंने अपना जौहर दिखा दिया। तो फिर बड़े बड़े पारखी लोगों की नज़रें पड़ी और इसी के बाद फिर उन्हें कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिले और अब उनको एक लीड रोल की तरह भी काम मिलने लगा। एक फिल्म आई उनकी, फिर बड़ी फिल्म थी मोहनलाल के साथ, जिसका नाम था थेनम वेम्बम। फिल्म ठीक ठाक चली बॉक्स ऑफिस पर, और वैसे भी मोहनलाल। उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्में मिली, एक नसीम नाम की फिल्म भी थी। अब रानी पद्मिनी को लोग पहचानने लगे और लगा कि एक उभरती हुई बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अब उन्हें काम मिलना शुरू हो गया अंधाधुन। एक साल में वो 10-10, 12-12 फिल्में काम करने लगे। उनके पैसे भी बढ़ गए उस ज़माने में। और ये वो दौर था जब उन्होंने उस वक्त 7 लाख रुपए की एक कार खरीदी थी, निसान, जो चेन्नई में बहुत सारे लोगों के पास नहीं हुआ करती थी।
तो बेपनाह शोहरत भी आई, दौलत भी आई। इसी दौर में अब पद्मिनी की माँ इंदिरा कुमारी ने सोचा कि जिस बंगले में वो रह रही हैं उस बंगले को ही खरीद लेते हैं, क्योंकि किराया भी काफ़ी कुछ ज़्यादा था और उस वक्त उस बंगले की कीमत थी करीब 25 लाख रुपए। ये 81-2-3 की बात कर रहा हूँ। इधर फिल्म इंडस्ट्री में काम चल रहा है, इधर अब वो लोग धीरे धीरे शोहरत भी मिल रही है। तभी अब ये हुआ कि घर में कुछ नौकर चाकर रखा जाए, कुछ ड्राइवर रखा जाए। नई गाड़ी उन्होंने खरीदी निसान। तो एक रोज़ इंदिरा कुमारी ने अखबार में एक ऐड दे दिया कि उन्हें कुछ लोग चाहिए। दरअसल इंदिरा कुमारी रानी पद्मिनी के साथ जिस बंगले में रहा करती थी उसमें सिर्फ यही 2 लोग थे और इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। एक मामा थे IAS, वो कहीं और रहते थे। तो उन्हें घर के लिए एक रसोइया चाहिए था, कुक, एक ड्राइवर जो नई गाड़ी लिए और एक वॉचमैन घर की निगरानी के लिए। इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, विज्ञापन दिया और फिर बहुत सारे लोगों के आए एप्लीकेशन। 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। इन तीनों के नाम थे, एक ड्राइवर के लिए जपराज, जो गार्ड के लिए इन्होंने रखा लक्ष्मी नरसिम्हा, और कुक के लिए गणेशम। तो गणेशम, लक्ष्मी नरसिम्हा और जपराज, इन 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और इन तीनों को घर में रख लिया गया। अब यही है गलती की माँ बेटी ने। इन तीनों को रखने से पहले उन्होंने इन तीनों का बैकग्राउंड चेक नहीं किया, बस इंटरव्यू लिया, उन्हें लगा ठीक ठाक है। अब असल में इसमें जपराज जो था वो एक पुराना कार चोर था और 1 साल पहले ही जेल से बाहर निकला था। जो लक्ष्मी सिम्हा था जिसको इन्होंने गार्ड के लिए रखा था, वो भी कई चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका था और जपराज का पुराना साथी था। इसके अलावा गणेशन भी जो है छोटे मोटे क्राइम कर चुका था। तो अब 3 क्रिमिनल माइंड के लोग एक अखबार के इश्तिहार के जरिए एक मशहूर हीरोइन के घर पर एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं और घर में सिर्फ 2 महिलाएं। धीरे धीरे वक्त बीता। जपराज जो घर पे आया था तो उसका मकसद ये था कि एक रोज़ इस नई गाड़ी पे हाथ साफ करेगा और वो निकल जाएगा। अब चूंकि गार्ड भी उसका दोस्त ही है तो सारे चोर मौसेरा भाई, काम आसानी से हो जाएगा। बट उन्होंने कहा कि जब बंगले में आए तो उन्हें लगा कि थोड़ी देर बंगले में आराम भी कर लो, क्योंकि शूटिंग पे माँ बेटी ज़्यादातर दिन भर बाहर, कई बार आउटडोर शूटिंग बाहर, तो ये बंगले में तीनों अकेले रहते। तो एक ऐश की ज़िंदगी थी। तो इन्होंने चोरी का आइडिया थोड़े दिन के लिए टाल दिया, कहा बाद में करेंगे, पहले ऐश कर लेते हैं। इधर फिल्म इंडस्ट्री में अपना रानी पद्मिनी का जलवा लगातार बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 1984 में इनकी 12 फिल्में आई। 1984 में और भी इससे ज़्यादा फिल्में आईं और अब फिल्म इंडस्ट्री में इनकी फीस भी बढ़ गई। इसी दौरान में रानी पद्मिनी की माँ का जो एक सपना था कि उनकी बेटी हिंदी फिल्म में काम करे, जब साउथ में उनका इतना जलवा आया, बड़े बड़े एक्टर, दिग्गज कलाकार, मोहनलाल जैसे लोगों के साथ काम कर रहे थे, तब मुंबई से भी एक ऑफर आया। एक फिल्म का नाम था प्रेम संदेश और इसमें एक्टर थे सचिन और आशा पारेख। तो फ़ौरन उन्होंने हाँ कर दिया। इसकी शूटिंग थी मुंबई में। अब मुंबई में ये लोग जाकर शूटिंग करते हैं और फिर शूटिंग पूरी हो जाती, उसके बाद फिर चेन्नई पहुंचते। सिलसिला चलता रहा, अलग अलग शेड्यूल में शूट होता रहा, ये आते रहे। इसी दौरान में आने जाने के दौरान पैसे काफ़ी थे। जिस ब्रोकर से उन्होंने ये बंगला किराए पे लिया था, उस ब्रोकर से इनको पता चला कि ये बंगला अब इसका ओनर बेचने वाला है। तो उन्हें लगा कि कोई और ख़रीदे, हम यहाँ रह रहे हैं, सही है, यहाँ पे सब कुछ सेट है, तो हम ही खरीद लेते हैं। ब्रोकर को बीच में डाला गया। ब्रोकर आया, उसने मीटिंग की। जब मीटिंग हो रही थी तब घर में ये जपराज और उसके मुलाजिम भी मौजूद थे। तो इंदिरा कुमारी ने कहा कि ठीक है, डील डन है, तुम 4 दिन के बाद आओ और एडवांस 15 लाख रुपए ले जाओ और ये मैं कैश में दूंगी। अब जब ये बात जपराज ने सुनी तो उसे लगा कि 15 लाख मतलब इस घर में कैश रखा हुआ है। उसने कहा वो कहाँ गाड़ी 5-6-7 लाख रुपए के चक्कर में है और यहाँ कौन रोकेगा, ये 2 महिलाएं हैं, हम 3 हैं। तो उसकी पूरी नीयत बदल गई और उसने कहा, चूंकि उसने कहा 4 दिन के बाद, इसका मतलब है घर में पैसे हैं। अब उसने अपने बाकी दोनों साथियों से बात की। तो पहले उनका इरादा था कि ये पैसे चुराएंगे और भाग लेंगे, लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन ब्रोकर आया उसके नेक्स्ट डे किसी बात पर इंदिरा कुमारी और जपराज का झगड़ा हो गया
और एक थप्पड़ मार दिया इंदिरा कुमारी ने, यानी रानी पद्मिनी की माँ ने, और धमकी दी कि तुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब जयपराज डर गया कि अगर ये नौकरी से निकाल देंगे तो फिर घर में एंट्री कैसे होगी, तो पैसे चुराने हैं, 4 दिन बाद ब्रोकर आएगा, वो पैसे ले जाएगा, तो अब जो भी करना है इसी दौरान में करना है। आखिरकार 15 अक्टूबर 1986, यही वो तारीख, 15 अक्टूबर 1986। अक्सर रात को कभी कभी माँ और बेटी दोनों मिलकर ड्रिंक किया करती थी, रानी पद्मिनी और उनकी माँ इंदिरा कुमारी। 15 अक्टूबर 1986 की रात भी ये दोनों घर में ड्रिंक कर रहे थे। घर के तीनों मुलाजिम, ड्राइवर, कुक और वॉचमैन, ये घर के ही सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। अब उन्हें पता था कि नेक्स्ट डे ब्रोकर आने वाला है, तो इसके बाद ये था कि आज ही रात जो कुछ करना है। अब ये घर के अंदर ही हैं क्योंकि जो कुक है उसको खाना भी देना है ड्रिंक के बाद, और बाकी लोग आसपास में। उसने इशारा किया तो जैसे ही रानी पद्मिनी किसी काम से किचन में आई, ये तीनों अचानक उस कमरे में पहुंचे जिस कमरे में इंदिरा कुमारी ड्रिंक कर रही थी, और जयपराज और उसके एक साथी ने अचानक चाकू से उन पर बेइंतहा वार करना शुरू कर दिया। चीख निकली तो इधर से भागती हुई रानी पद्मिनी पहुंची कमरे में। जब वो पहुंची तो देखा 3 लोग उसकी माँ को पकड़कर चाकू से हमला कर रहे हैं। वो बदहवास चीखने लगी। तब तक इन लोगों ने उसे पकड़ा और फिर अचानक उस पर चाकुओं से वार कर दिया। करीब 12 से 15 वार किए, माँ बेटी दोनों पर अलग अलग। फिर दोनों को यकीन हो गया कि दोनों मर गए। तो इसके बाद उन्होंने घर की तलाशी ली, वहाँ से जितने कैश थे वो उठाए, और उठाने के बाद वहाँ से निकल लिए। कार बार वहीं घर में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा लगाए चले गए। अब जाने के बाद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस आएगी, लोग आएंगे, मर्डर का केस खुलेगा, देखें क्या होता है। अगला दिन बीत गया, कोई ख़बर ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। फिर ये चेक करने के लिए ये क्या बात है, क्या हुआ, तो ये अगले दिन फिर गए घर में, तो देखा घर का वैसे ही का वैसी है और दोनों लाशें कमरे में वैसी की वैसी हैं। ये दोपहर को गया, वापस लौटे। इसके बाद जयपराज फिर शाम को जाता है एक लड़की को लेकर उसी बंगले में, और कहता है कि हमारे मालकिन लोग हैं तो शूटिंग पे तुम्हें पता है बाहर रहती है। वो भी जानती थी ये हीरोइन का घर है, और वो बाकायदा उस लड़की के साथ वहाँ शाम गुजारता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। 4 दिन हो गए, 4 दिन से डेड बॉडी पड़ी और पूरे चेन्नई में या उस ज़माने के मद्रास में किसी को पता नहीं। उस वक्त ना फ़ोन हुआ करता था, ना मोबाइल, ना CCTV। 4 दिन बाद वो ब्रोकर जिसको इंदिरा कुमारी ने टाइम दिया था कि आप 4 दिन बाद आकर एडवांस ले जाओ 15 लाख, वो घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, डोरबेल बजाता है, काफ़ी देर तक बजाता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। क्योंकि ये बंगला उसी ने दिखाया था उसे, इसलिए बंगले के सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी। तो अचानक वो डोर के करीब जब खड़ा था तब उसे घर के अंदर से कुछ स्मेल से आती है। उसे लगता है ये क्या, घंटी भी बजा रहा, कोई खोल नहीं रहा। और वो इंदिरा कुमारी बहुत टाइम की पाबंद थी, जब बुलाती थी हमेशा मिलती थी। तो ये पिछले दरवाजे की तरफ जाता है, वहाँ जाता है तो पिछला दरवाज़ा देखता है कि खुला हुआ है। ये अंदर दाखिल होता है, जब अंदर घुसता है तो घर के अंदर से और तेज़ बदबू आ रही है। ये धीरे धीरे आवाज़ देते हुए अलग अलग कमरों में जाता है, और जब उस कमरे में पहुँचता है जहाँ दोनों लाशें पड़ी थी, वो लाशें देखते ही वो बदहवास चीखता हुआ वहाँ से बाहर भागता है। पहले अपने ओनर को खबर करता है, फिर पुलिस को खबर दी जाती है, फिर पुलिस आती है। अब पुलिस आने के बाद मामले की तफ्तीश करती है। अभी तक शहर को पता ही नहीं है। इसके बाद खैर अखबार में खबर आती है। उस वक्त हालत ये थी कि शहर में एम्बुलेंस की भी कमी थी, और लाश की हालत ऐसी थी कि कैसे ले जाएं पोस्टमार्टम के लिए। तो उसी घर के बाथरूम में बाकायदा दोनों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद पॉलीथीन में लाश को रैप करके गाड़ी की डिक्की में रखकर उसको अस्पताल पहुंचाया गया, मुर्दा घर में, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। अब ये सब ले जाने के बाद इधर कातिल कौन, तो पता चला ब्रोकर से कि एक घर में गाड़ी भी थी, वो गाड़ी गायब। तो उस गाड़ी के का ड्राइवर कौन, तो ड्राइवर के ज़रिए जयपराज तक पुलिस पहुंची। फिर धीरे धीरे जयपराज के बाद उसके लक्ष्मी, नरसिम्हा और फिर गणेशम, इन तीनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से काफ़ी नकदी भी मिले जो इन्होंने लूटे थे, और इस तरीके से पुलिस ने ये केस तो सुलझा लिया। लेकिन इधर बॉडी अब भी अस्पताल में पड़ी हुई है। 10 दिन हो गए, कोई बॉडी क्लेम करने आया नहीं, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। एक दूर के मामा थे IAS, उनको खबर ही नहीं थी। और तब ये खबर उस तरीके से भी नहीं छप रही थी, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि यह है क्या मामला। 10 दिन बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता चली कि जो रानी पद्मिनी एक उभरती हुई एक्ट्रेस,
उसकी उसी घर में मौत हो गई है, कत्ल कर दिया गया है। और लास्ट जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ। तो फिर एक्टर मोहन लाल ने इनिशिएटिव लिया, जो सिने फिल्म एसोसिएशन के लोग थे उनको ये जानकारी दी, उनको इकट्ठा किया और फिर ये हुआ कि वो लोग अंतिम संस्कार करेंगे। और इसके बाद मोहन लाल ने पुलिस से वो लाश कब्जे में लिया और बाकायदा तमाम रीति रिवाज के साथ उन दोनों का अंतिम संस्कार किया। इधर जितने भी आरोपी थे इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद अब इन पर मुकदमा चला। जब मुकदमा चला तो लोअर कोर्ट ने इन तीनों को सजाए मौत दी। कहा कि जिस तरीके से इन्होंने कत्ल किया उसके लिए रहम की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो हाई कोर्ट ने, चेन्नई के हाई कोर्ट ने, बल्कि शुरू में डिस्ट्रिक्ट जज ने इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में उन्होंने इसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट की अदालत के फैसले को पलटकर फांसी की सज़ा को कम करके तीनों को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया, यानी 14 साल, 14 ईयर। लेकिन इस केस की आखिरी सुनवाई, सोचिए कि ये 1984 का मामला, 86 का, आज 2017 में लास्ट टाइम इसकी सुनवाई हुई थी। उसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने उम्र कैद की सज़ा को भी चैलेंज किया था और कोर्ट में मामला चल रहा था बेगुनाही का, ये सारी चीज़ें। तब तक कोर्ट ने जो वॉचमैन था लक्ष्मी नारायण, उसको बरी कर दिया था, तो उसी को लेकर मुकदमा चल रहा था। जो मेन एक्यूज था जपराज, उसकी करीब 10 साल बाद कोर्ट जेल के अंदर ही मौत हो गई थी। और सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि जो तीसरा एक्यूज था गणेशन, वो एक पेशी के बाद जेल से भाग गया कोर्ट में पेशी के दौरान, और कहते हैं वो आज तक उसका पता नहीं है कि कहाँ है। तो इस केस में आज तक रानी पद्मिनी और उनकी मां को पूरी तरह से इंसाफ ही नहीं मिल पाया। बेशक इसका मेन एक्यूज जेल के अंदर मर गया, लेकिन बाकी लोग जो कातिल पूरे इसमें शामिल थे उनको वो सज़ा ही नहीं मिली, बल्कि तीसरा तो फरार है और कहाँ है आज तक नहीं मालूम। इधर बदनसीबी एक और देखे कि रानी पद्मिनी की मां इंदिरा कुमारी, जो अपनी बेटी को हिंदी फिल्म के पर्दे पर देखना चाहती थी, बरसों बाद उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। प्रेम संदेश फिल्म में लीड रोल मिला आशा पारेख, और वो भी थे उसमें सचिन। रानी पद्मिनी की मौत के 2 साल के बाद 1988 में ये फिल्म रिलीज हुई, प्रेम संदेश, पूरे नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में। और ये फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन अफसोस न रानी पद्मिनी इस फिल्म को देख पाई और न उनकी माँ। हिंदी फिल्म में हीरोइन के तौर पर अपनी बेटी को देखने का सपना उनका अधूरा रह गया। तो एक इश्तिहार और एक छोटी सी गलती बिना हिस्ट्री चेक किए हुए 3 मुलाजिमों को रखना ये सबक देता है कि हम जब भी किसी अनजान लोगों को रखें, चाहे वो किराएदार हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कुक हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे किसी भी रूप में, जिसे हम पूरी तरह से नहीं जानते, उसका एक बार उसकी कुंडली ज़रूर खंगालनी चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में कौन आपके घर में दाखिल हो रहा है। तो हमेशा इस बात की एहतियात बरतनी चाहिए। और एक चीज़ और, कभी उम्र या जेंडर की ये तो महिला है या इसके गोद में बच्चा है ये क्या करेगी, कभी नहीं। ये भी एक ट्रेंड है, क्योंकि महिला अगर गोद में बच्चे के साथ हो तो आप हमदर्दी ही जता सकते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि वो बच्चा उसका ढाल है, असल में उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। और ऐसे बहुत क्राइम हुए। तो अनजान लोगों पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बेशक हो सकता है सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन बहुत बुरा हो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी कुंडली खंगालें, उसके बारे में जानें, पुलिस से वेरीफाई कराएं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रिंस राव यादव पटना से हैं, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। अजय बाग्याल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय। और ये ऋषिकेश के हैं लेकिन न्यूजीलैंड में रहते हैं। एलन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एलन। और ये भेजा है अप्पा चंद जी एंड सिल्विया एंड एलेक्स, इन लोगों ने, तो हैप्पी बर्थडे एलन। साथ ही कल्पना सिंह का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कल्पना। भेजा इंद्रपाल सिंह ने है। दीपक कुमार, हैप्पी बर्थडे। और ये भेजा है देखिए खुद ही लिख के खुद ही बोल जाता, शिवानंद, पप्पू और अयान। साथ ही दिशा प्रीतम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिशा। और ये भेजा दस्तगीर ने है। रूबी पांडे, हैप्पी बर्थडे रूबी आपको भी। और ये भेजा ब्रिजेश रॉय ने है।
प्रियंका का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका, भेजा मधुसूदन ने है। साथ ही ऋतु शेटे, इनका भी जन्मदिन बल्कि कल है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे ऋतु, भेजा शैलेश ने है। और मोहम्मद अयान, इनका भी कल बर्थडे है 3 तारीख को, लेकिन एडवांस में हैप्पी बर्थडे अयान, और भेजा अजहर सियानवी ने। साथ ही आज रंजना जी और रवि शंकर, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और भेजा राघव और आरव ने। इसके अलावा आर्चिस विचारे, थैंक यू सो मच आर्चिस भाई आपकी इस मेल के लिए। आर्चिस साहब मुंबई से न्यूयॉर्क तक के फ्लाइट में एक पायलट हैं और 36,000 फीट की इन्होंने कहा कि ऊंचाई पर ये कहानी सुनते हैं, तो आपके इस प्यार मोहब्बत के लिए शुक्रिया। और क्या पता आपने न्यूयॉर्क लिखा है तो शायद जून में न्यूयॉर्क से दिल्ली लौटूंगा मैं, तो हो सकता है उस फ्लाइट में आप ही मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या होगा मेरे लिए। लेकिन आपके इस प्यार भरे मेहर के लिए थैंक यू आर्टिस्ट। साथ ही रोहित भट्ट, इसके अलावा वंदना और अनन्या देव, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का, और पक्का कभी घर आऊँगा। मयंक कुमार रे, थैंक यू सो मच। परवेज़ खान, थैंक यू सो मच आपका भी। सुभाष परिहार, थैंक यू। सचिन शरद, थैंक यू सो मच। जितेश त्रिपाठी, थैंक यू आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कल एक तो फॉलो अप संडे को, कैसे एक शख्स 54 साल तक बिना मुकदमे के जेल में बंद रहा, 54 ईयर्स, और 54 साल बाद सिर्फ 1 रुपए के बॉन्ड पर उसको रिहा कर दिया गया। और मंडे रात 9 बजे शीना बोरा मर्डर केस की मेन अक्यूज्ड इंद्रानी मुखर्जी, पूरा इंटरव्यू इसी स्टूडियो में बैठ कर किया है। तो मंडे की रात 9 बजे कहानी में इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा के कत्ल के हर सवाल उस इंटरव्यू में आपको मिलेंगे, तो ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा। तब आपसे मन में मुलाकात होगी, एक तो कल फॉलोअप में और फिर परसों इंटरव्यू के दौरान। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।